राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी ने लक्ष्य बना लिया है कि भाई अब एचएसएससी ग्रुप डी 2026 वाली जो भर्ती है उसमें आप सभी को सिलेक्शन लेना है। तो उस सिलेक्शन के लिए हमें सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होगी, सही क्वेश्चंस हमें पढ़ने होंगे और सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसमें आप सभी को पता है कि इंडिया जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो स्टूडेंट के सबसे कम स्कोर बन रहा होता है या तो वो इंग्लिश में बनता है या इंडिया जीके में बनता है, क्योंकि एचएसएससी की इंडिया जीके है वो बहुत अच्छे लेवल की आती है। तो आपकी उसी इंडिया जीके के डर को समाप्त करने के लिए इंडिया जीके की अपनी 15 क्लासेज आने वाली है, जिसमें हमारी पहली क्लास होगी और पहली क्लास में आज हम इतिहास के बड़े ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 15 की 15 क्लासेस सभी को देखनी है, फिर देखना इंडिया जीके में आपका स्कोर है किस प्रकार से बढ़ता है और सारे क्वेश्चंस बड़े ही शानदार लेके आऊंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो लो लेवल का है ना, टॉप लेवल एचएसएससी का लेवल जो टॉप लेवल होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ना भी जरूरी है, अगर वो थोड़े इजी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सभी को बोलना चाहूंगा कि भाई 15 क्वेश्चंस आते हैं इंडिया जीके से। जितना अच्छा स्कोर करोगे सिलेक्शन के नजदीक जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट का इसमें स्कोर नहीं होता है ना, हम स्कोर करेंगे। तो ये 15 की 15 क्लासेज हैं वो आप सभी को देखनी है और आज पहली क्लास है। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये टेस्ट नहीं है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और जो मैं चीजें बताते हुए चलूंगा उन सभी को आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है जी, चलिए। क्या है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है कि यानी कि इनसे पहले है ना भारतीय पुरातत्व की कोई भी पहचान नहीं थी, था ही नहीं। ठीक है जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म एएसआई के नाम से जानते हैं। तो जो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है इन्हीं के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। ठीक है जी, 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर जो भी चीजें चलती हैं वो सारी की सारी चलने लग गई। अब ये पुरातत्व विभाग क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं कि जो अपनी पुरानी चीजें हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में जानना पहचानना कि उनमें क्या था कैसे था, उन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? इनमें से कौन सा पुरापाषाण स्थल है ये आपको बताना है कि भारत में पुरातात्विक महत्व का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेके आया हूं, क्वेश्चंस बड़े ही शानदार क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से आप बताइए कौन सा हो जाएगा और किसका बताना है? पुरापाषाण स्थल बताने हैं। कौन सा स्थल बताना है भाई? पुरापाषाण स्थल बताने हैं। ठीक है, पाषाणकालीन स्थल आपको बताना है पुरापाषाण में। बताइए कौन सा स्थल हो जाएगा। तो ये टेस्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हुनसांगी हो जाएगा। जो हुनसांगी स्थल है ये क्या हो जाएगा? पुरापाषाण का स्थल है। ये कहां पर स्थित है? ये अपना कर्नाटक में स्थित है। कहां पर हो जाएगा भाई? कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो चिरांद हो गया या बुर्जहोम हो गया या मेहरगढ़ हो गया, ये तीनों के तीनों किस प्रकार के स्थल है, किस काल के स्थल है? तो ये हो जाएंगे भाई आपके नवपाषाणकालीन स्थल हो जाएंगे। ठीक है, नवपाषाणकालीन है ये स्थल हो जाएंगे, नवपाषाणकालीन। मेहरगढ़ हो गया, बुरुजहोम हो गया और चिरांद हो गया। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये बस इतना ही आपके एग्जाम्स में पूछता है, ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाता है, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं कि प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था? प्राचीन काल में जो कमकार शब्द है उसका संबंध किस चीज से था, ये अपने को बताना है। किस चीज से हो जाएगा कमकार का? तो कमकार का जो ये है शब्द है, ये तमिल भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? तमिल भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता था भूमिहीन
खेतीहर मजदूरों को। ठीक है जी, जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कुमकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको कुमकर कहा जाता था। ये जो लोग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके लिए काम करते थे, बदले में इनको पैसे या अनाज वगैरह कुछ ऐसी वस्तुएं हैं बदले में दे दी जाती थी। तो इनको क्या कहा जाता है? कमकर या कुमकार भी इनको बोल दिया जाता है, लेकिन वैसे याद कर लो कमकार हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोहे युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से कौन सी धातु की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। आप सभी को पता है कि लोहे का जो है वो ज्ञात नहीं था पहले, फिर बाद में है लोहा ज्ञात हुआ था लोगों को, पहले नहीं पता था। ठीक है जी, जो प्राचीन सभ्यता थी उस समय लोहा बाद में आया था। तो उस समय किसका प्रयोग हो रहा था? लेकिन हमारी सभ्यताओं में तो उस चीज का प्रयोग हो रहा था, उस धातु का। दूसरी जगह पे लोहे का इस्तेमाल हो रहा था, ये आपको बताना है किसके स्थान पर आया था। तो ये हो जाएगा हमारे यहां पर कांसे का इस्तेमाल होता था। किसका इस्तेमाल होता था? कांसे का इस्तेमाल होता था। उससे पहले जो पत्थर होते थे, पत्थर से ही क्या बना दिए जाते थे? हथियार बनाए जाते थे, नकुले। पत्थर है उसको रगड़ रगड़ कर उसको धारदार बना लिया जाता था। ठीक है जी, तो यह क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। तो माइक्रोलिथ क्या है ये समझिए पहले। माइक्रोलिथ क्या है कि जैसे कि पत्थर जैसा ही होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हथियार बनाने में काम आता था, ये छोटा और नकुला बना लिया जाता था। नकुला मतलब आगे से पहना, यानी कि तीर जैसा, ताकि चुभ जाए। तो कोई भी शिकार करने के लिए आए, तो मतलब कोई शिकारी आए जंगल से, कोई जानवर आए, जंगली जानवर आए, तो उसका शिकार कर सके, तो इसके लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है जी, और इसकी आकृति है वो अपनी जो ब्लेड होती है ना, जैसे ब्लेड मतलब आपने देखा होगा पत्थर होता है इतना सिंपल सा पतला सा, ठीक है, अपना जो स्लेटी पत्थर है अपने अटेली वाला, कुंड वाला, उस प्रकार का। तो क्या हो जाएगा? ये होता था छोटे पत्थर का औजार। क्या होते थे? छोटे पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चंस हैं जो आपने बहुत बार देखे होंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो कभी कभार एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, और आप ये बोल सकते हो कि हर बार रिपीट होते हैं। और इसमें आप बहुत सारी चीजें मैं आपको साथ साथ याद करवाते हुए चलने वाला हूं। क्या है? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है? और नाम का अर्थ यहां पर दे दिया गया है, मुर्दों का टीला कहा जाता है। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है, इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। लेकिन हमसे पूछा है कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, ये अपने को बताना है। कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? तो ये सिंधी भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? सिंधी भाषा का। और ये जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज कब की गई थी? 1922 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज 1922 में की गई थी। ठीक है जी, 1922 में की गई थी। और ये कहां पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित हो जाएगा। सिंध प्रांत में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा भाई? सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो भाषा चलती है वो कौन सी चलती है? सिंधी भाषा। लेकिन एक बार पूछा भी गया था कि पाकिस्तान के कौन से जिले में है, तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ये दूसरा स्थल था जिसकी खोज की गई थी। इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पहला स्थल कौन सा था जिसकी खोज की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, सिंधु घाटी सभ्यता है
क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे के आसपास है, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में है, ये फली फूली थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसके पहले स्थल की खोज की गई थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हड़प्पा। और इसकी खोज कब की गई थी, 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। यह भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हो जाएगा। ठीक है, उस समय तो क्या था, हमारा भारत है पूरा एक था, पाकिस्तान और भारत एक थे, लेकिन 1921 में एक थे, 1947 में अलग हुए थे। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और इससे एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो 14 अगस्त 1947 को वो आजाद हुआ था, या बोल सकते हो अलग हुआ था। आजाद क्या, अलग हुआ था वो तो हमारे भारत से। ठीक है, तो ये है, क्योंकि पड़ोसी देशों से भी अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो इतना याद कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम जैसे यहां पर लिखते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं, तो हम बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे होते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहां पर पूछा है कि कौन सी लिपि थी, प्राचीन काल की पूछ रहा है, प्राचीन भारत की, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी यहां से शुरुआत होता था और इधर लिखी जाती थी। वो कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि थी। ठीक है, वो आपको बताना है कौन सी लिपि हो जाएगी। तो ये लिपि हो जाएगी भाई ख्रोष्टी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी, ख्रोष्टी लिपि हो जाएगी। और यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ख्रोष्टी लिपि को पहली बार पढ़ा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा भाई उसका नाम, जेम्स प्रिंसेप उसका नाम हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप है, उसका नाम हो जाएगा प्रिंसेप, जिसने पहली बार क्या था, ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा था। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ख्रोष्टी लिपि है वो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा चलती थी। ठीक है जी, इसमें बहुत ज्यादा शिलालेख वगैरह हैं वो मिले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें रावी नदी को क्या कहा जाता था। ये बहुत सारी जो हमारी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो है आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन सभी के बारे में हम यहां पर याद करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखना, तो जो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी है उसको तो कहा जाता था पुरुषणी के नाम से, उसको जाना जाता था। कौन सी नदी को भाई, रावी नदी को। कौन सी नदी को, रावी नदी को है वो पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके अलावा कुछ और नदियां हैं जो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वर्तमान में जिसका नाम है चिनाब नदी, चिनाब नदी। अब चिनाब नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, तो असिकनी के नाम से चिनाब नदी को जाना जाता था। जो वर्तमान में व्यास नदी है उसको प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था, विपाशा के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। जो झेलम नदी है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसको वित्सता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, वित्सता के नाम से जाना जाता था। जो गंडक नदी है उसको किस नाम से जाना जाता था, सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। सदा नीरा का मतलब क्या होता है, जिसमें सदा नीर बहता रहता है, हमेशा पानी बहता रहता है। तो हरियाणा की, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा कौन सी है, एकमात्र सदा नीरा कौन सी है, ये अपने को बताना है। सदा नीरा, ये कमेंट करके बताओगे, सदा नीरा कौन सी है एकमात्र, जिसमें सदैव पानी रहता है, वो उस नदी का नाम है, कमेंट करके आपको बताना है। पढ़ा चुका हूं नदियों वाली क्लास में। अगला है आपकी जो गोमल है उसको गोमती के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये स्टार्टिंग वाली 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक अपनी जो रावी नदी है ये इंपॉर्टेंट है। तो रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था भाई, पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विपाशा है, एग्जाम्स में आ चुकी है, व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था, कि जो उपनिषद हैं उनका केंद्रीय विषय क्या था। कहने का मतलब है कि
जो उपनिषद है इनका अर्थ क्या था, ठीक है, इनके अंदर क्या चीज लिखी हुई थी, किसके लिए ये लिखे गए थे, यह अपने को बताना है। और जो उपनिषद है इन्हीं को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है कि उपनिषदों को वेदांत के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 108। एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 हो जाएगी। तो उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 108 हो जाएगी। तो इनका जो केंद्र विषय था यानी कि मेन कारण क्या था, वो था दर्शन और ज्ञान, दर्शन एवं ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्शन एवं ज्ञान। इनकी संख्या 108 थी, इन्हीं को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है भाई, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है। यानी कि हमें उस वेद के बारे में बताना है, उस वेद के बारे में बताना है जिसमें बुरी आत्माओं के जादू तंत्र, ठीक है, जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, बीमारियां हो गया, काली शक्तियां हो गया, उन सभी के बारे में है, उसके बारे में हमें बताना है वो कौन सा है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए, हमारे 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है। एक कौन सा है, एक है हमारा ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद, एक है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हो जाएंगे। इनमें ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे जो पुराना वेद हो जाएगा वो ऋग्वेद हो जाएगा। जो हमारा जो मंत्र है गायत्री मंत्र, क्वेश्चन आया हुआ है, गायत्री मंत्र है वो कहां पर है, तो जो गायत्री मंत्र है वो भी किसमें हो जाएगा, गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। इसके अलावा बात करें जो सामवेद है, ये सामवेद है वो किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा भाई, संगीत से संबंधित हो जाएगा सामवेद। लेकिन जिसमें जादू टोना ये अपना जो तंत्र मंत्र हो गया बुरी आत्माओं से संबंधित, ये किसमें हो जाएगा, अथर्ववेद में। किसमें हो जाएगा, अथर्ववेद में। और सबसे नया वेद है भाई, क्या है, सबसे नया वेद भी है, सबसे नया वेद भी है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। सबसे पुराना पूछता है, सबसे नया आपसे पूछता है। और वेदों को किस नाम से जाना जाता है, वेद को, उपनिषद को तो हमने पढ़ा था वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेद को किस नाम से जाना जाता है, इसको श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, श्रुति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, श्रुति के नाम से जाना जाता है। वेद को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ओके, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया था कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद जो ये जादू टोने वाला है अथर्ववेद, इसमें एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम है गोपथ। गोपाथ है या गोपथ है, ऐसे है, गोपाथ है शायद, ठीक है, देख लेना, गोपाथ या गोपथ समझ जाना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला या बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो प्रथम महिला, क्योंकि एग्जाम्स में इस प्रकार से भी पूछता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी हो जाएगी, जो भगवान गौतम बुद्ध की क्या थी, मौसी जी थी भाई, ठीक है, मौसी जी थी भाई। और इन्होंने ही क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था। इनका पालन पोषण है वो भी किसके द्वारा किया गया था, महाप्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया गया था। और ये कौन से वंश की थी, महाप्रजापति वंश की थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। आप बोलोगे सर जी इन्होंने क्यों किया, क्योंकि भाई जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गया था, जो इनकी माताजी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी माताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम था भाई महामाया। क्या हो जाएगा,
इनकी माताजी का नाम था महामाया, जो इनको जन्म देने के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया गया था? इनकी मौसी गौतमी, जिनको महाप्रजापति गौतमी या मौसी गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो पिता का नाम हो जाएगा भाई शुद्धोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्धोधन है, उसके पिता का नाम हो जाएगा। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि जो शुद्धोधन है या महात्मा बुद्ध है वो कौन से वंश के थे? तो जो शुद्धोधन है वो शाक्य वंश का हो जाएगा, तो जिस वंश का पिता होता है उसी वंश का पुत्र भी होता है, तो शाक्य वंश का हो जाएगा भाई। ठीक है जी, शाक्य वंश के हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। जो एग्जाम्स में आता है ना सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आएगा वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि जो बुद्ध चरित्र है उसकी रचना, सौंदरानंद है उसकी रचना, सारिपुत्र प्रकरण है उसकी रचना है, किसके द्वारा की गई है ये अपने को बताना है कि इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई है। तो इसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी भाई अशोक घोष के द्वारा। तो ये याद कर लो, एग्जाम्स में आता है, अशोक घोष बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो बुद्ध चरित्र, जो आपका सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण है, इन सभी की रचना है अशोक घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है जी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन यहां से थोड़े से और पूछ लेता है, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है जी, नागसेन का पूछता है, नागसेन कि नागसेन की रचना कौन सी है? तो मिलिंद पन्हो है, वो किसकी हो जाएगी? नागसेन की हो जाएगी। नागा अर्जुन की भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो माध्यमिक सूत्र है वो किसकी हो जाएगी? नागार्जुन की हो जाएगी। वसुबंधु है, इसकी हो जाएगी अभिधर्म कोश हो जाएगी। ठीक है जी, और ये बुद्ध घोष है, इनकी आप पढ़ लेना, बहुत कम एग्जाम्स में आई है, या शायद मैंने तो देखी नहीं है, कई मतलब अपने एचएसएससी के एग्जाम्स में नहीं देखी, वैसे तो आती है। ठीक है, तो देख लेना। चलिए, किस शासन ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। उस शासक का नाम बताना है जिसने अंतिम समय में क्या किया था? जैन धर्म अपनाया था। तो जैन धर्म अपनाया था वो किसने अपनाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये कौन था भाई? ये मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था। किसकी सहायता से इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है जी, ये तीन नाम है भाई, एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र की रचना भी इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने क्या किया था? अंतिम समय में क्या किया था भाई? जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और ये था अशोक का दादा था। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक आपने सुना होगा, उसका ये दादा था। ठीक है, और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद है उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभिलेख का एक हमने पिछली क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी आपको दिखा था। तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह हो जाएगा भाई द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में है दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख किया गया है। अब जो अशोक था ना, इसने बहुत सारे क्या किए हैं भाई? अभिलेख बनाए हैं।
तो इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जिसमें एक है गुहालेख, एक है स्तंभलेख और एक है शिलालेख। गुहालेख क्या होता है? गुहालेख होता है कि जो पुरानी गुफाएं थी उनके अंदर जो लिखा गया था, गुफाएं थी, गुफाओं के अंदर जो चट्टानें थी उनके अंदर जो लेख लिखा गया उसको क्या कहा गया? गुहालेख कहा गया। दूसरा था स्तंभ लेख, जो स्तंभ बनाए गए उनके ऊपर जो लेख लिखे गए उनको क्या कहा गया? स्तंभ लेख। इसके अलावा अभिलेख है, अभिलेख हैं वो पत्थरों के ऊपर जो चट्टानों के ऊपर लिखे गए उनको क्या कहा गया? अभिलेख कहा गया। सॉरी, अभिलेख नहीं, शिलालेख। अभिलेख तो सारे ही हैं, जो शिलाओं पर लिखा गया है ना उनको शिलालेख कहा गया है। अभिलेख नहीं, शिलालेख हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार के लेख हैं, गुहालेख गुफाओं के अंदर, स्तंभ लेख स्तंभों के ऊपर, और शिलालेख हो जाएगा शिलाओं के ऊपर, जो मोटी मोटी चट्टानें हैं उनके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? आपको शक शासक बताना है जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। बताओ, शक शासक आपको बताना है। यह क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ठीक है, सेम क्वेश्चंस नहीं, लेकिन अशोक के साथ वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भाई एक तो अशोक था, एक गुप्त वंश का स्कंदगुप्त बताया था, ठीक है, एक साथ ही अभिलेख थे। अब बताओ तीसरा जो बताया था वही इसका आंसर हो जाएगा। और कौन से अभिलेख की हमने बात की थी? जूनागढ़ अभिलेख की हमने बात की थी, जूनागढ़ अभिलेख, इसके हमने बात की थी। तो क्या हो जाएगा? रुद्रामन प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रुद्रामन प्रथम था। ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजा, शक्तिशाली राजा था रुद्रामन प्रथम। और कौन से वंश का था ये भी पूछा जाता है, तो दिया ही हुआ है, शक वंश का था। ठीक है जी, शक वंश का ये राजा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन से है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, जिसमें सुना होगा कि आपने जंग भी नहीं लगती है, अब तो शायद लगना स्टार्ट हो गई होगी, तो वो कौन से वंश ने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था भाई गुप्त वंश के द्वारा। कौन से वंश के द्वारा बनवाया गया था? गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था, श्रीगुप्त। ठीक है जी, तो गुप्त वंश है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि नदी के किनारे वाली चीजें पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कालीबंगा है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तनहुदलो है ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। रोपड़ है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। और जो सुतका गेडोर है ये कौन सी नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। लोथल है ये बहुत बार पूछा गया है कि लोथल कहां पर स्थित है, तो लोथल है वो गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। भोगवा नदी कहां पर बहेगी? फिर गुजरात में। घग्गर नदी कालीबंगा है, ये कालीबंगा कहां पर हो जाएगा? कालीबंगा ये राजस्थान वाला है ना, कालीबंगा शायद राजस्थान में ही है, राजस्थान हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है क्या? घग्गर नदी जो अपने हरियाणा में बहती हुई घग्गर हकरा नदी है वो राजस्थान में चली जाती है, ये वो वाली नदी है। तो ये कालीबंगा राजस्थान है या गुजरात है? कमेंट में कंफर्म करके बताना, राजस्थान ही है शायद। ठीक है, ये रोपड़ इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पंजाब में हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में। कौन सी नदी? सतलज नदी। और याद कर लो सतलज, अभी एक मूवी आई है जो बैन हो गई है। ठीक है, सतलज मूवी आई थी अभी, दलजीत दोसांझ की है, और बड़ी खतरनाक मूवी है भाई, मैंने कल देखी है। अब बैन होने के बाद कैसे देखी
वो मैंने पहले ही देख ली थी, है ना, पहले ही देख ली थी, समझ जाओ। तो वो मूवी मैंने देखी है, बड़ी खतरनाक मूवी है भाई, बड़ी खतरनाक। रियलिटी में जो चीजें हमने नहीं पढ़ी ना, मैं सोच रहा था कि उसमें 1995 के बारे में बताया गया है, 1995 के समय का, और मेरा जन्म 1995 का ही है। तो उस समय अपने देश के जो हालत थे, पंजाब के, अपना जो पड़ोसी है, या बोल सकते हो हम पहले ही थे वहीं पे थे पंजाब में, हमारा बड़ा भाई मानते उसको। तो उसमें जो हालत थे वो बड़े खतरनाक थे भाई। अगर मौका मिले तो ये मूवी देखना, G5 OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल अभी तो नहीं है, हो जाए तो देख लेना, ठीक है। चलिए एग्जाम्स के बाद देख लेना, पर देखना जरूर, है ना। चलिए, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है, ठीक है जी। पुरापाषाण काल का जो विस्तार है 2 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो भाई इसने सब कुछ ही कवर कर लिया, इसने तो सब कुछ कवर कर लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो कितना कवर करेगी? ये तो 99% कवर कर लेती है, ठीक है जी, 99, क्योंकि आरंभिक हो गया, मध्य हो गया और उत्तर पुरापाषाण काल हो गया, ठीक है। तो ये, और हमने कल वाले क्वेश्चन में एक मध्य छोड़ दिया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है, जो एग्जाम्स में आता है वो यहां पर याद कर लीजिए, और याद तो होगा ही, आप रिवीजन कर लीजिए। मोहनजोदड़ो है वो, वहां से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिनको पशुपति नाथ बोलते हैं। तो 3 मुख वाले देवता या पशुपति नाथ की जो मूर्ति है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मात्र देवी की मूर्ति है वो भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कालीबंगा वाला। जुते हुए खेत हैं वो कहां पर मिले हैं? कालीबंगा में। अग्नि पूजा के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह है, वो लोथल से मिला है। धान और चावल है, वो भी लोथल से मिला है। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य है, यानी कि जोड़े जहां पर पति और पत्नी है एक साथ है, उनके जो जोड़े हैं वो भी कहां से मिले हैं भाई? लोथल से मिले हैं। बनावली है, इसकी ये कहां से मिला है? मिट्टी से बना हुआ हल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये HSSC का फेवरेट है भाई, ये HSSC का फेवरेट है, ठीक है। तो मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला है? बनावली से मिला है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस और याद करवाता हूं, देखिए कि जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये हो जाएगी मातृस्थात्मक हो जाएगी, मातृस्थात्मक, ठीक है जी, मातृस्थात्मक हो जाएगी, यानी कि यहां पर माताओं की चलती थी, आप ये बोल सकते हो। इसके अलावा यहां पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, 90 डिग्री पे, ठीक है जी, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के कोण पे काटते थे। और इसके साथ साथ क्या है? नालियां बनी हुई थी, ये इस प्रकार से। इसके अलावा जो घरों के दरवाजे जो होते थे वो रोड की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, ताकि कोई बच्चा अगर बाहर भी निकल जाए तो एक्सीडेंट ना हो। देखो पहले वाले लोग क्या कितना सोचते थे, और उस समय तो गाड़ियां भी नहीं थी, इतनी क्या गाड़ियां ही नहीं थी, समझ रहे हो, तो भी इतना सोचते थे। और आजकल तो रोड के ऊपर ही होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर था, जो है समकोण पर काटती थी। 90 डिग्री मतलब क्या होता है? समकोण पर काटती थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है जी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। वहां पर मातृ देवी की या पशुपति नाथ है उनकी पूजा की जाती थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। क्या है? लेखक का नाम है और यहां पर उसकी रचना है, तो आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट। और ये जितने भी है ना, ये सारे HSSC के फेवरेट हैं, HSSC के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना है वो किसके द्वारा की गई है? विशाख दत्त के द्वारा।
याद कर लो, सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं। मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? विशाख दत्त के द्वारा की गई है। देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना है किसके द्वारा की गई है? ये भी विशाख दत्त के द्वारा की गई है। ऋतु संहार, ये कालिदास जी के द्वारा की गई है। कालिदास जी की वाली तो सारी याद कर लेना क्योंकि एग्जाम्स में आती है, ठीक है जी। कुमार संभवम है, ये भी कालिदास जी की हो जाएगी। मेघदूत है, ये भी कालिदास जी की हो जाएगी। रघुवंश है, ये भी कालिदास जी की हो जाएगी। विक्रमोर्वशीयम है, ये भी किसकी हो जाएगी? कालिदास जी की हो जाएगी। अभी मैं आपसे एक पूछता हूं, आप सभी आंसर कीजिए, सभी को कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो 2 क्लास पहले ही आपको पढ़ाया था, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है वो किसके द्वारा की गई है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, सभी को कमेंट करके बताना है क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आता है। तो यहां पर एक तो मेघदूत याद कर लेना जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती है, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया और मुद्रा राक्षस हो गया, ये सबसे ज्यादा आती है। बाकी भी आती है लेकिन ये बहुत बार आ चुके हैं। तो मुद्रा राक्षस किसकी हो जाएगी? विशाख दत्त की। बाकी दोनों कालिदास जी की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में कौन से पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान लगाया था? तो कहां पर लगाया था भाई? बिहार के बोधगया में। आप सभी को पता होगा बोधगया बिहार में। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे भाई? पीपल के वृक्ष के नीचे। अब देखिए जो क्वेश्चंस आता है, सबसे पहली चीज उनका जन्म का प्रतीक चिन्ह एग्जाम्स में पूछा जाता है, कमल और सांड हो जाएगा, ठीक है जी। ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? पिप्पल या जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है उसके नीचे। उनका जो गृह त्याग है वो किससे माना जाता है? वो घोड़े से माना जाता है। निर्वाण है वो किससे माना जाता है? पद चिन्ह से माना जाता है। और मृत्यु या महापरिनिर्वाण है वो स्तूप से माना जाता है। इसके अलावा अपने को ध्यान रख लेना है, गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहां पर हुई? बोधगया बिहार में हुई। कौन सी नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी के किनारे। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। और पिप्पल के वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है जी। तो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के तट पर। तट मतलब किनारा, कल ही हमने हिंदी में पढ़ा था। कल क्या? आज ही सुबह ही पढ़ा था, तट किनारा। भगवान महावीर ने खालिस्तान की उम्र में घर छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में वो एक मन में रहने चले गए थे। भगवान महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें, या आप बोल सकते हो अंतिम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे, ठीक है जी। और इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था वो 30 की उम्र में ग्रह त्याग किया था। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज, इनका जन्म कहां हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली बिहार में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जो है उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जो भगवान बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसमें कंफ्यूज मत होना। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा हो जाएगा। पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? प्रियदर्शना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये दोनों पूछता है। तो पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जामिली, ठीक है। और ऐसे याद कर लो जमाई। कैसे? जमाई। दामाद क्या होता है? जमाई होता है, उससे याद कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये कम पढ़ा हुआ होगा तो याद करने का तरीका यही है। मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, राजगीर बिहार। पावापुरी जो राजगीर बिहार में स्थित है। गृह त्याग है वो 30 की आयु में कर दिया था। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन की जो क्या आज्ञा से, ठीक है जी, उनकी आज्ञा से। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। जो ज्ञान प्राप्ति है, कैवल्य है, वो 30 की अवस्था में इनको हो गया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इनमें से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिलालेख है जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा है बताओ जो भारत में वर्तमान में स्थित नहीं है?
कौन सा हो जाएगा? आप सभी इसका आंसर है वो कमेंट करके बताओ, तब तक मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करवाता हूं। आप सभी इस क्वेश्चंस का आंसर है वो कमेंट करके बताइए, एक तो बता दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में देख लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब सिर्फ मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करवा देता हूं। मौर्य सम्राट अशोक ने वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है जी। अशोक है, उसके जो वृहद शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है? 14 है। एग्जाम्स में पूछा जाता है, 14 हो जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखिए, अभी इसी क्वेश्चन का आंसर है, इधर देख, इधर समझ के आंसर कर देना। कलसी शिलालेख है, ये कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा, तो ये अपने भारत में ही है। गिरनार शिलालेख जो जूनागढ़ में है, गुजरात में है, तो गिरनार शिलालेख कहां हो जाएगा? जूनागढ़ गुजरात। ये याद कर लो, पूछा जाता है, सारे के सारे है ना, ये याद करने वाले हैं इसलिए है, ऐसा नहीं। इसके अलावा जो मस्की शिलालेख है ये कहां पर हो जाएगा? रायचूर कर्नाटक में हो जाएगा। अब चौथा जो बच गया वो आपका आंसर हो गया भाई, कलसी, गिरनार और मस्की। अब तो आंसर कर ही दिया होगा सभी ने, कलसी, गिरनार और मस्की। तो कौन सा बच गया? कंधार बच गया। ये कहां पर स्थित हो जाएगा? भारत के बाहर, ठीक है। चलिए, इंपोर्टेंट है, याद करना है। ये कलसी शिलालेख कहां है? देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ जो गुजरात में है। मस्की शिलालेख है वो कहां पर है? रायचूर कर्नाटक में है, ठीक है जी। ये अपने को याद कर लेना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख उसका नाम क्या है? जूनागढ़ में जो स्थित है उसका नाम क्या हो जाएगा? गिरनार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, पहला शासक तो हमने पढ़ा था, पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जैन धर्म अपना लिया था मरने से पहले। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, और इसके अनुसार ही फिर उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है जैन धर्म के अनुसार ही हुआ था। तो जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था भाई वृहदर्थ। उसका नाम क्या हो जाएगा? वृहदर्थ हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली कौन था? अशोक था। और सबसे कमजोर या अंतिम कौन हो जाएगा? वृहदर्थ हो जाएगा। अब वृहदर्थ कैसे मारा गया ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग है जो इसी का सेनापति था, इसका खुद का सेनापति था, उसने इसकी मृत्यु कर दी थी, मतलब हत्या कर दी थी। तो पुष्यमित्र शुंग है जो इसका सेनापति था, उसने इसको मार दिया था भाई, ठीक है। और उसने कौन से? शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जो शुंग वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लीजिए। जो मौर्य वंश से आता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए। मौर्य वंश जहां से एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आते हैं, क्या है कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि कितनी है? वो है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। जब भी ईस्वी पूर्व की बात करेगा पीछे कम हो रहा होगा, तो 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा था। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम क्या हो जाएगा? वृहदर्थ हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का काल पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल हो जाएगा 322 से लेकर 298 तक। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? बिंदुसार आ जाएगा जो 298 से क्या हुआ? 273 तक हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? अशोक आ जाएगा जो 273 से लेकर 222 तक रहा था। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है कि अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक है वो 269 में किया गया था। कब किया गया था? 269 में। कब किया गया था भाई? 269 में। और इसने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 में लड़ा था। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। तो कलिंग युद्ध है वो इसके जो रियल राज्याभिषेक है उसके 8वें साल इसने युद्ध लड़ा था, जो कलिंग का युद्ध था। उसमें बहुत सारे लाखों लोग मारे गए थे, ठीक है जी। बहुत सारे लाखों लोग मारे गए थे, जैसा बोला जाता है, जिसके बाद इनका दिल पसीज गया और इन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
आगे देखिए क्या है। अब अशोक का राज्याभिषेक 269 में हुआ था, ये हमने पढ़ा। 8वें वर्ष में 261 में क्या किया था, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इनको देवताओं का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं का प्रिय। ठीक है, देवना प्रिय, प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक को है देवताओं के प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा है किसने दी थी, उपगुप्त ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो किसने दी थी, उपगुप्त ने दी थी। आगे बढ़ते कि अशोक के अधिकांश शिलालेख कौन सी भाषा में थे और कौन सी लिपि में लिखे गए थे, ये अपने को बताना है। तो अशोक का आपको बताना है कि जो शिलालेख लिखे गए थे वो कौन सी भाषा और लिपि, भाषा भी बतानी है और लिपि भी बतानी है, भाषा और लिपि दोनों ही बतानी है। तो कौन सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्राकृतिक भाषा और ब्राही लिपि में थे। कौन सी भाषा, प्राकृतिक तो भाषा थी और लिपि कौन सी थी, ब्राही लिपि में थी। लेकिन इसके कुछ शिलालेख हैं वो कौन सी में थे, खरोष्टी में भी थे, खरोष्टी लिपि में भी थे। कुछ दो हैं जो इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो लेकिन इसके मोस्टली, तभी तो ये लिखा हुआ है अधिकांश, इसका मतलब ज्यादातर, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे, नहीं, अधिकांश। तो अधिकांश किस में थे, प्राकृतिक भाषा और ब्राही लिपि में थे। लेकिन कुछ थे, जो दो अभिलेख हैं जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो कौन से थे, खरोष्टी भाषा में थे। और वो कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा शाहबाजगढ़ी का, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, और दूसरा था मानसेहरा का। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानसेहरा अभिलेख। ठीक है, तो मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख है, ये कौन सी भाषा में थे भाई, खरोष्टी में थे। उसके अलावा ब्राही लिपि, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में थे। बस ये अपने को देख लेना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का जो प्रचलन है वो किसने किया था, अशोक ने किया था, और इसी का पूछा जाता है मोस्टली। अब यहां पर देखिए, अशोक ने अलग अलग स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे थे। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो एक बार इन पर भी ध्यान दे लेते हैं। महाराष्ट्र में किसको भेजा गया था, धर्म रक्षित को है, वो महाराष्ट्र भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा है, उसको श्रीलंका में भेजा गया था। महारक्षित है, उसको कहां पर भेजा गया था, यवन देश में भेजा गया था। सोना और उत्तरा है, उसको कहां पर भेजा गया था, स्वर्ण भूमि में भेजा गया था। और इसके अलावा इसको हिमाचलवर्ती देशों में भेजा गया था। ठीक है जी, मणिजम है, उसको भेजा गया था। तो ये थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है जी, तो यहां पर अपनी ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। इनको एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है जी, एक बार है, इन सभी का रिवीजन जरूर कर लेना। और जो भी हमारी क्लासेज होंगी उनकी जो पीडीएफ है वो आज से मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेज सर्च भी कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे प्रवीण कटारिया क्लासेज सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं वो आप आराम से याद कर लेना। और टेलीग्राम पे अपने इंग्लिश की बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेज हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये सारे के सारे भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो वहां पे आप याद कर सकते हो। क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट में बेहतरीन बनना है, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे, अच्छा स्कोर होगा तभी। ठीक है जी, तभी कंपटीशन को हम बीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो वो भी बता देना। कुछ भी जो भी कहना चाहते हो वो भी आप कह सकते हो। लेकिन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बड़ी शानदार चीजें आपको पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।